Good morning everyone. I'm Anju Sklani and today I'm teaching you reported speech. और reported speech में भी क्या टीच करने वाली हूँ आज आपको टीच करने वाली हूँ imperative sentences. क्या होते हैं imperative sentences? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे क्या होते हैं imperative sentences. जिन सेंटेंसेस में जिस रिपोर्टेड स्पीच में क्या किया गया हो, कोई ऑर्डर दिया गया हो या कोई रिक्वेस्ट की गई हो या फिर कोई एडवाइस दी गई हो, तो यही सब कुछ जब किसी सेंटेंस में जब किसी रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ रूल्स हैं. जैसे हम पहले क्या करते थे कि हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का यूज करते थे, बट इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता है. चलिए सबसे पहले इसके रूल्स को समझते हैं. जैसे फर्स्ट रूल है कि टेंस विल नॉट चेंज. अभी तक जो आप करते आ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको टेंस को चेंज करना होता है. कुछ ऐसे टेंसेस थे जिसमें आप टेंस को चेंज नहीं करते थे, जैसे फ्यूचर के सभी टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. किसी को आप चेंज नहीं करते थे. पास्ट परफेक्ट को भी चेंज नहीं करते थे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी आप चेंज नहीं करते थे. उसी तरह से जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया हो उसका टेंस भी आप चेंज नहीं करते हैं. देखिए हम ये एग्जांपल से समझेंगे. फर्स्ट है इसका रूल कि आपको टेंस को चेंज नहीं करना है. सिर्फ क्या चेंज करोगे आप? सिर्फ इसके प्रोनाउन को आप चेंज करेंगे. और सेकंड रूल क्या बोलता है? सेकंड रूल बोलता है कि वी यूज टू बिफोर द वर्ब. मीन्स जो इन्वर्टेड कॉमा है उनको हटाकर हम क्या यूज करने वाले हैं? उनको हटाकर हम यूज करने वाले हैं टू का. उसके बाद थर्ड रूल क्या है? इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है अगर वो किसमें है, अगर वो नेगेटिव सेंस देता है तो वहां पर क्या करते हैं? डू इज रिमूव्ड एंड टू इज प्लेस्ड आफ्टर नॉट. इट मीन्स जब हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या कुछ भी नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? या तो हम यूज करते हैं डू नॉट का, राइट, या फिर हम यूज करते हैं डज नॉट का, या फिर हम यूज करते हैं डिड नॉट का. यही सब कुछ हम यूज करते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बात की गई है कि जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें आप डू को रिमूव करके क्या करोगे? इस डू को या इस डज को या फिर इस डिड को आप रिमूव कर दोगे और उसके बाद आप नॉट के बाद डू का यूज करोगे. क्लियर एवरीवन? जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच में, डू नॉट, डज नॉट या फिर डिड नॉट, तो आप डू, डज और डिड को रिमूव कर देंगे और नॉट के बाद आप डू का यूज करेंगे. क्लियर? एग्जाम्पल से हम इनको बहुत अच्छे से समझते हैं और ऐसे सेंटेंसेस में हम फॉरबिड का यूज करते हैं जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. फॉरबिड मतलब मना करना, राइट. जैसे कोई रूल्स बने होते हैं उनके लिए हम फॉरबिड का यूज करते हैं. एग्जाम्पल से हम इनको समझेंगे. पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. He said to me, go to school now. अब यहाँ पे सिर्फ आपको जो आपने अभी तक रूल समझे थे, जैसे आपको क्या बताया था, हेयर देयर में, नाउ देन में, टुडे दैट डे में, और प्रोनाउन के चेंजेस वो सब होंगे बट टेंस का चेंज नहीं होगा. तो he said to me. अब यहाँ पे क्या है? go to school now. go to school now क्या बोला गया है? रिक्वेस्ट नहीं की गई है, ऑर्डर भी नहीं दिया गया है. यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पर एडवाइस दी गई है कि go to school नाउ. तो हमने इस सेड टू को हटाकर क्या लिखना है? इस सेड टू को हटाकर हमने लिखा यहाँ पर एडवाइज्ड, ADVISED आपको लिखना है, क्योंकि एडवाइज्ड यहाँ पे एडवाइज्ड लिखा है और एडवाइज्ड का क्या मीन होता है? एडवाइज्ड मीन्स सलाह
देना। और यहाँ पे क्या सलाह दी गई है? यहाँ पे सलाह दी गई है स्कूल जाने की। अब यहाँ पे एडवाइस लिखा और एडवाइस लिखने के बाद मी लिखा, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद इस कॉमा को हटाकर हमने क्या लिखा? टू लिखा, राइट। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको इसके रूल में बताया है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप टू लिखेंगे और एक वर्ब से पहले, बिफोर द वर्ब, ये वर्ब है, गो क्या है? हमारी वर्ब है। और वर्ब से पहले हमने किसका यूज किया है? वर्ब से पहले हमने यूज किया है टू का। तो वर्ब से पहले टू का यूज हो गया और उसके बाद एज इट इज लिख दिया आपने टू स्कूल। नाउ विल चेंज इनटू देन। THAN नहीं लिखना है, THEN आपको राइट करना है। अब एक चीज और बतानी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जैसे आपको ये लिखा गया है एडवाइज्ड, और यहाँ पर मैंने लिखा है एडवाइस, यहाँ पे CE है और यहाँ पे एडवाइज्ड SED है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इन दोनों में क्या अंतर है। इट मीन्स जो ये एडवाइस है, ADVICE, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। क्या मतलब होता है? सलाह। और यहाँ पे जो एडवाइस लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सलाह देना। इसका मतलब है सलाह और इसका मीन्स है सलाह देना। जब ADVICE लिखते हैं तो इट मीन्स हम यहाँ पर इसको एक नाउन की तरह यूज करते हैं, और यहाँ पर जो इसको एडवाइज्ड SED लिखा गया है, इसको हम एक वर्ब की तरह यूज करते हैं। जैसे he advised me to go to school, तो एक सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज हो गया, तो यहाँ पे इसको वर्ब की तरह यूज किया गया है। और अगर ऐसे बोला जाए यू शुड फॉलो टू योर फादर्स डैश, तो वहां पे ADVICE लिखेंगे। तो आइए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि एडवाइस और एडवाइज्ड में क्या अंतर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि he advised me to work hard, वर्क हार्ड। अब यहाँ पर देखिए जो SED का यूज हुआ है वो एक वर्ब की तरह यूज किया गया है। He advised me, उसने मुझे सलाह दी, किस चीज की सलाह दी? टू वर्क हार्ड, राइट। और एक मैंने लिखा you should follow your father's डैश, तो यहाँ पर मैंने लिखा ADVICE। यहाँ पर हमने you should follow your father's advice, यहाँ पर हम CE का यूज करेंगे, बट यहाँ पर he advised SED का यूज करेंगे। जहाँ पर verb होता है वहाँ पर हम advised यूज करते हैं, जिसमें SED का यूज किया जाता है। और जब हम इसको एक नाउन की तरह यूज करते हैं एडवाइस को, तो हम CE का यूज करते हैं। जैसे you should follow your father's advice, तुम्हें माननी चाहिए, क्या माननी चाहिए? अपने फादर की सलाह माननी चाहिए। बट यहाँ पर क्या है? he advised, उसने मुझे सलाह दी। जब सलाह देने की सेंस आती है तो SED का यूज करते हैं। और जब you should follow your father advice, तुम्हें अपने फादर की सलाह माननी चाहिए। तो सलाह की जब सेंस आती है तो हम CE का यूज करते हैं। आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट एडवाइज्ड और एडवाइस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। सिर्फ मुझे आपको यही बताना था कि एडवाइज्ड और एडवाइज्ड में आपने कंफ्यूज नहीं होना। एडवाइज CE है जो एक सलाह और एक नाउन की तरह काम करता है, और SED जहां पर दिया होगा वो एक वर्ब की तरह काम करता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, She said to her servant। अब यहाँ पर क्या है? उसने अपने सर्वेंट से कहा, क्या कहा? Polish my shoes at once। अब यहाँ पर देखिए अपने सर्वेंट को क्या बोला गया है? ऑर्डर दिया गया है पॉलिश माई शूज एट वंस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? सेड टू को हटाकर क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड लिखेंगे। और ऑर्डर्ड के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। शी ऑर्डर्ड, सेड
टू को हटाकर हमने क्या लिखा, ऑर्डर लिखा, उसके बाद हमने हर लिखा और यहाँ पर सर्वेंट लिखा, और ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने टू लिखा, और टू के बाद क्या आता है, एक वर्ब आती है, उसके बाद हमने पॉलिश लिखा, और माई, माई क्या है, माई एक प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है ये, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये हमारे शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यहाँ पर क्या आएगा, टू पॉलिश शी शूज नहीं होगा, हर शूज होगा, क्योंकि शी किस में चेंज हो जाएगा, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और शी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो ये किस में चेंज होगा, शी हर में चेंज होगा, शूज एट वंस। क्लियर एवरीवन? तो क्या सेंटेंस बनता है हमारा, शी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू पॉलिश हर शूज एट वंस। हर क्यों यूज किया गया माई की जगह पे, क्योंकि माई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और हमारा सब्जेक्ट शी है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो यहाँ पर जैसे आई का ऑब्जेक्ट माई है, उसी तरह से शी का ऑब्जेक्ट हर है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हमने हर का यूज किया। क्लियर एवरीवन? आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी डाउट है तो आप दोबारा से इसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी सेड टू अस, क्या कहा, प्लीज डू नॉट मेक अ नॉइज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब इस सेंटेंस में देखिए, जिस भी रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया होगा, प्लीज दिया होगा, इट मीन्स कोई ऑर्डर नहीं हो रहा है, कोई एडवाइस नहीं दी जा रही है, वहाँ पर क्या किया जा रहा है, वहाँ पे रिक्वेस्ट में ही हम प्लीज वर्ड का यूज करते हैं। तो ये क्या बताता है कि रिक्वेस्ट की गई है, तो हम क्या लिखेंगे, सेड टू की जगह पर हम लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड, और उसके बाद अस का यूज करेंगे, क्योंकि प्लीज को हटाकर हमने क्या लिख लिया है, प्लीज को हटाकर हमने रिक्वेस्ट लिख लिया है, तो हम प्लीज अब नहीं लिखेंगे। क्लियर एवरीवन? ही रिक्वेस्टेड अस, उसके बाद हमने कॉमा को हटाकर टू लिखा, और इसके बाद क्या है, डू नॉट है। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें आप डू को हटा देंगे, डू को रिमूव कर देंगे, जैसे कि इसमें भी बताया गया था कि जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें आप डू, डज और डिड को हटाकर क्या लिखेंगे, इसको आप हटा देंगे, और इसकी जगह पर आप नॉट को लिखने के बाद टू का यूज करते हैं। बट वो किस में होता है, इसमें तो पहले ही यूज कर लिया गया है, फॉरवर्ड जो सेंटेंस होते हैं उनमें आप यूज करते हैं। बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिखा, आपने टू लिखा, उसके बाद नॉट लिखा, मेक अ नॉइज इन फ्रंट ऑफ, माई की जगह आपने क्या लिखना है, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ही किस में चेंज होगा, हिज हाउस में। क्लियर एवरीवन? अब क्या हमारा सेंटेंस बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा ही रिक्वेस्टेड अस टू नॉट मेक अ नॉइज इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर he said to us do not waste my time। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे तो प्लीज रिक्वेस्ट की गई थी, राइट, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डू को हटाकर हमने टू लिखा, फिर उसके बाद नॉट लिखा, बट जो फॉरवर्ड सेंटेंस होंगे, मीन्स he said to us don't waste my टाइम, अब ये क्या है, इसमें मना किया गया है, मतलब कि इनकार किया गया है, किसी प्लीज का और कोई चीज का यूज नहीं किया गया है। डू नॉट वेस्ट माई टाइम, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, इनकार किया गया है, तो ऐसे सेंटेंस में हम फॉरबेड का यूज करते हैं। ही सेड टू अस डू नॉट वेस्ट माई टाइम, क्या होगा, ही फॉरबेड अस, सेड टू को हटाकर हमने क्या लिखा, सेड टू को हटाकर हमने फॉरबेड लिखा, उसके बाद अस का यूज किया, और फिर कॉमा को हटाकर हमने टू लिखा, डू नॉट
अब डू नॉट, क्योंकि जो फॉरबिड है, फॉरबिड क्या है, फॉरबिड खुद में ही एक नेगेटिव है। जब हम फॉरबिड का यूज करते हैं तो हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करता है? जो फॉरबिड है वो खुद ही नॉट की फीलिंग लेकर बैठा है, उसके साथ आप डू नॉट या नॉट टू का यूज नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही क्या है? इनकार करना है। इज इट क्लियर? तो ही फॉरबिड अस टू। अब इस कॉमा को हटाकर हमने टू लिखा और उसके बाद हमने क्या लिखा? डू नॉट का मतलब ही क्या है? डू नॉट का मतलब ही फॉरबिड है। तो हमने कॉमा को हटाकर टू लिखा और उसके बाद वेस्ट लिखा और माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हमारा ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? हिज टाइम। अब क्या हमारा सेंटेंस बनता है? ही फॉरबिड अस टू वेस्ट हिज टाइम। अभी मैं आपको ये दोबारा से समझाती हूँ। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है मदर सेड टू मी नेवर टेल अ लाई। अब इसमें देखिए नेवर टेल अ लाई, मदर ने क्या इनकार किया? मदर ने क्या कहा? हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी कैसा है? ये भी नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें मना किया गया है, इनकार किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे? हम फॉरबिड लिखेंगे। मदर फॉरबिड मी सेड टू को हटाकर आपने फॉरबिड लिखा और उसके बाद कॉमा को हटाकर क्या लिखा? अब हम नेवर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट फॉरबिड मी टू टेल अ लाई। कॉमा को हटाकर आपने टू लिखा और उसके बाद टेल अ लाई। जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे आपको टेंस चेंज नहीं करना है। किसी भी रिपोर्टेड स्पीच का आपको टेंस चेंज नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ प्रोनाउन के चेंजेस करने हैं और रिपोर्टेड स्पीच की जो भी वर्डिंग दी गई है उसको समझना है कि उसमें ऑर्डर दिया गया है या रिक्वेस्ट की गई है या फिर कमांड की गई है या फिर फॉरबिड किया गया है। क्लियर एवरीवन? फॉरबिड का मतलब ही क्या होता है? फॉरबिड खुद ही एक नेगेटिव फीलिंग लेकर बैठा है। तो इसके साथ हम नॉट का यूज या डू नॉट का यूज या नॉट टू का यूज नहीं करते हैं। हम फॉरबिड जब लिख देते हैं तो डू नॉट, नॉट टू और डज नॉट कुछ भी हमें लिखना नहीं होता है। हम टू लगाकर और उसके बाद वर्ब लिख देते हैं। इसमें हम डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का यूज नहीं करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस कुछ और भी करेंगे, बट पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। तो अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जो किससे रिलेटेड होंगे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड होंगे। So next question is, the policeman said to the driver, do not show him your license. ये भी क्या है? एक नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें आप क्या करेंगे? इनकार किया गया है तो इसमें क्या यूज करेंगे? फॉरबिड का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? द पुलिसमैन फॉरबिड द ड्राइवर। और मैंने आपको बताया है कि जहां पर आप फॉरबिड का यूज करते हैं वहां पर आप नॉट टू या डू नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फॉरबिड क्या है? फॉरबिड खुद ही एक नेगेटिव फीलिंग लेकर बैठा है। ये खुद ही क्या है? ये खुद ही नेगेटिव है, ये खुद ही इनकार का वर्ड है। तो ये डू नॉट जो है ये हमने डू नॉट को कहां पर कर दिया? शिफ्ट फॉरबिड में। द पुलिसमैन फॉरबिड द ड्राइवर। अब क्या लिखेंगे हम? कॉमा को हटाकर टू लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? शो हिम, और हिम को हिम ही लिखेंगे। और योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? योर हमारा ड्राइवर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हम ड्राइवर के लिए क्या लिखेंगे? हिज, क्योंकि योर क्या है? योर भी एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम किसके? ड्राइवर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे योर को। तो क्या होगा? हिज लाइसेंस।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड टू मी डोंट कम हियर। अब इन दोनों सेंटेंस में फर्क देखिए क्या है। फर्स्ट सेंटेंस है उसमें क्या बताया गया है, वो भी एक नेगेटिव सेंटेंस है बट उसमें हमने फॉरबिड का यूज किया है। और सेकंड सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड टू मी डोंट कम हियर। तो ये क्या है, ये एक जनरल स्टेटमेंट कही गई है। ऐसी स्टेटमेंट में क्या है, ऐसी स्टेटमेंट में हम फॉरबिड का यूज नहीं करते हैं। ये क्या किया गया है, यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया है। जैसे मैंने कहा डोंट मेक अ नॉइज, तो ये क्या है, डोंट, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है बट इसमें हम फॉरबिड का यूज नहीं करेंगे। जैसे इसमें कहा गया है द टीचर सेड टू मी डोंट कम हियर, तो ये क्या है, यहाँ पर हम फॉरबिड का यूज नहीं करेंगे। ये तो एक जनरल बात की गई है, जनरल बात में हम फॉरबिड का यूज नहीं करते हैं। जब कोई स्टेटमेंट ऐसी दी गई हो, नेवर टेल अ लाई, इस तरह की स्टेटमेंट्स जब दी जाती हैं, जैसे डोंट ब्रेक द लॉ, तो ये क्या है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपको फॉरबिड का यूज करना पड़ेगा। बट जनरल स्टेटमेंट्स में आप फॉरबिड का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आपका ये सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड लिखेंगे। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप एडवाइज्ड लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप एडवाइज्ड लिखेंगे। ऑर्डर लिख रहे हैं तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, ईडी का यूज लगाएंगे। अगर सजेशन लिखना है तो सजेस्टेड लिखेंगे, ईडी का यूज करेंगे। अकेला ऑर्डर, एडवाइस, कमांड ऐसा नहीं लिखेंगे, अकेला नहीं लिखेंगे, ईडी का यूज करेंगे आप इसके साथ। इज इट क्लियर? द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब इस डोंट को हटाकर क्या लिखेंगे, इस डोंट को हटाकर आप, या डू नॉट है, ये डोंट क्या है, डू नॉट है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि डू नॉट को हटाकर आप क्या करते हैं, जहां पर आपको डू नॉट दिया होगा वहां पर आप डू को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, नॉट टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, डू को हटाया और नॉट लिखा, उसके बाद आपने टू यूज किया। और कम किस में चेंज होगा, गो में चेंज होगा। और हेयर किस में चेंज होगा, हेयर देयर में चेंज होगा। जब भी कम हेयर दिया होगा किसी सेंटेंस में तो आपने मोस्टली उसको गो देयर में ही चेंज करना है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई सेड टू हिम डू नॉट बिट्रे योर फ्रेंड्स। तो ये क्या है, हमें क्या अपने फ्रेंड्स को चीट करना चाहिए, उन्हें धोखा देना चाहिए, डिसीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो ये एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है, एक साधारण सी बात नहीं कही गई है कि जैसे डोंट टॉक विद हर, ऐसे नहीं कहा गया है। ये क्या है, ये क्या है, डू नॉट बिट्रे योर फ्रेंड्स। हमें अपने फ्रेंड्स को डिसीव नहीं करना चाहिए, उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए, राइट? तो इसमें क्या यूज किया जाएगा, इसमें फॉरबिड का यूज किया जाएगा। क्या आंसर होगा, आई सेड टू हिम। तो सेड टू किस में चेंज होगा, फॉरबिड में चेंज होगा। आई फॉरबिड देन हिम, और उसके बाद कॉमा को हटाकर आपने टू लिखा। अब नॉट टू का क्या बना दिया था आपने, इस नॉट टू को फॉरबिड में चेंज कर दिया था। टू नॉट की जगह पे आपने फॉरबिड लिख दिया था। तो अब नॉट टू या डू नॉट कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो सेंटेंस कैसे होंगे, जो सेंटेंस इस तरह के होंगे, जनरल स्टेटमेंट्स होंगी, उसमें तो आप नॉट टू करेंगे। बट जहां पर फॉरबिड लिखा जाएगा वहां पर आप क्या करेंगे, फॉरबिड लिखने के बाद नॉट टू का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, टू लिख के बिट्रे। अब योर क्या है, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हिज फ्रेंड्स, राइट? तो क्या बना, आई फॉरबिड हिम टू बिट्रे हिज फ्रेंड्स। Clear everyone? Next question. He said to his servant, go and bring a taxi for me. अब यहाँ पे सर्वेंट को क्या कहा गया है, go and bring a taxi for me. तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। तो आप क्या लिखेंगे, he ordered me, right? ये ध्यान रखना है आपने, ऑर्डर सिंगल नहीं लिखेंगे, उसमें ed का यूज करेंगे। he ordered, क्योंकि यहाँ पे said है तो ये क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी आप ऑर्डर्ड ही लिखेंगे। इज इट क्लियर? ही ऑर्डर्ड हिज। अब यहाँ तो आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है, ये ऑर्डर्ड के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अगर ऐसे होता ही सेड गो एंड ब्रिंग अ टैक्सी फॉर मी, तो भी आप यहाँ पर क्या यूज करते, फिर भी आप एक ऑब्जेक्ट का यूज
करते ही, जैसे यहाँ पे कुछ ना दिया होता तो आप लिखते ही ऑर्डर्ड हिम, क्योंकि ऑर्डर्ड वर्ड जो है वो हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। इज इट क्लियर? और उसके बाद ही टू का यूज किया जाता है। यहाँ पे तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, बट अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो आप खुद ही सेंटेंस को अंडरस्टैंड करके आप यूज करेंगे एक ऑब्जेक्ट का। इज इट क्लियर? क्योंकि ऑर्डर्ड वर्ड हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है और उसके बाद ही टू का यूज किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? सर्वेंट। ही सर्वेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये ही सर्वेंट, सर्वेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ही सर्वेंट लिखा है तो हम पूरा लिखेंगे हिज सर्वेंट। He ordered his servant, कॉमा को हटाकर आपने टू लिखा, then go and bring a taxi for। अब me क्या है? me फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट भी है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये he के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और he किस में चेंज हो जाएगा? him में चेंज होगा, क्योंकि जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी भी होता है उसी तरह से ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो हम वहां पे भी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, तो हमने वहां पर क्या लिखा? हिम लिखा। अब हमारा सेंटेंस क्या बना? ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो एंड ब्रिंग अ टैक्सी फॉर हिम। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, द ओल्ड वुमन सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी टू क्रॉस दिस रोड। अब इसमें देखिए ओल्ड वुमेन ने क्या कहा? प्लीज, प्लीज लिखा है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, तो आप क्या लिखेंगे? द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे? द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड मी। सेड टू को हटाकर आपने क्या लिखा? सेड टू है यहाँ पर। ओल्ड वुमेन ने क्या किया? ओल्ड वुमेन ने रिक्वेस्ट की, तो यहाँ पे सेड टू को देखकर नहीं, हम प्लीज को देखकर यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है? सेड है, तो ईडी लगा दिया हमने, तो यहाँ पर क्या बना? अब द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड मी। क्या रिक्वेस्ट किया? कॉमा को हटाकर आपने क्या लिखा? टू लिखा। देन हेल्प, प्लीज की जगह हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया, इसलिए हम प्लीज को तो अब नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे हेल्प। और मी फर्स्ट पर्सन क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ओल्ड वुमेन है, तो ओल्ड वुमेन किस में चेंज हो जाएगी? हर में चेंज हो जाएगी। टू क्रॉस दिस का क्या बन गया? दैट रोड। अब हमारा सेंटेंस क्या बना? द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। क्लियर? हेल्प हर क्यों आया? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पर्सन क्या है? ओल्ड वुमेन है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हर लिख सकते हैं। टू हेल्प हर टू क्रॉस दिस को हमने दैट में चेंज किया है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी डोंट प्ले म्यूजिक हियर। अब यहाँ पर भी क्या है? जनरल स्टेटमेंट की बात की गई है, डू नॉट प्ले म्यूजिक हियर, ऐसी बात की गई है, तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर एक एडवाइस दी गई है, एक सलाह दी गई है। क्या बोला गया है? ही एडवाइज्ड मी। सेड टू को हटाकर आपने एडवाइस लिखा, देन मी, और उसके बाद डोंट है, तो अब आप जैसे मैंने आपको बताया, डू नॉट को हटाकर आपने नॉट टू लिखा। प्ले म्यूजिक हियर को किस में चेंज कर दिया? आपने देयर में चेंज कर दिया। क्लियर एवरीवन? आई थिंक आपको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तो आपको पहुंचेगी ही, बट मुझे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए जो आप बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The children said, "Let us travel by air." अब यहाँ पर देखिए
चिल्ड्रन ने क्या बोला है, लेट अस ट्रेवल बाय एयर, हमें बाय एयर ट्रेवल करने की बात की गई है। तो उन्होंने क्या किया है, एक तरह से सुजेशन दिया है, एडवाइस तो नहीं दी है, ऑर्डर भी नहीं दिया है, रिक्वेस्ट भी नहीं किया है। क्या कहा गया है, लेट अस ट्रेवल बाय एयर। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जब भी आप सुजेस्टेड वर्ड का यूज करते हैं तो सुजेस्टेड के साथ आप हमेशा दैट वर्ड का यूज करते हैं, और उसके बाद आप शुड का भी यूज करते हैं। जहाँ पे लेट दिया होता है वहां पर आप सुजेस्टेड दैट प्लस शुड का यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब क्या बनेगा, द चिल्ड्रन सुजेस्टेड, सुजेस्टेड के बाद सुजेस्टेड वर्ड हमेशा दैट अपने साथ लेता है, सुजेस्टेड के बाद हमेशा दैट लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या बन गया, द चिल्ड्रन सुजेस्टेड दैट, अस किसमें चेंज करेंगे, अस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ये क्या कहेंगे, चिल्ड्रन वी। अब उसके बाद क्या यूज किया जाएगा, वी। अब मैंने बोला कि जहाँ पे सुजेस्टेड का यूज किया जाता है वहां पर शुड का यूज होता है। सुजेस्टेड के साथ हमेशा दैट का यूज किया जाता है और उसके साथ शुड का यूज भी होता है। तो क्या बनेगा, वी शुड ट्रेवल बाय एयर। अब आपने ध्यान रखना है, द चिल्ड्रन सुजेस्टेड दैट, अस को हटाकर हमने क्या लिखा, वी लिखा, और उसके बाद शुड ट्रेवल बाय एयर। Clear everyone? Next question. He said, "Let us go out for a walk." अब इस सेंटेंस में देखिए क्या किया गया है, सुजेस्टेड दैट लिखा है, ही सुजेस्टेड दैट वी। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसमें किस चीज का यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं, और सुजेस्टेड के साथ हमेशा दैट का यूज किया जाता है। तो क्या बना, ही सुजेस्टेड दैट वी, अस को हमने वी में चेंज किया और उसके बाद क्या यूज किया, शुड का यूज किया, वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। क्लियर एवरीवन? अब एक सेंटेंस मैंने ऐसा लिया है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो कि इसमें ऑर्डर दिया गया है, एडवाइस दिया गया है, ये रिक्वेस्ट की गई है, आपको ना पता चले तो हमें उसको कैसे चेंज करना है। जैसे एग्जांपल है, ही सेड टू मी पुट इट ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में देखिए आपको नहीं पता चल रहा है, पुट इट ऑन द टेबल जनरल बात की गई है, नहीं समझ आ रहा है, एडवाइस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। तो आप ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी, देन इस कॉमा को हटा के आपने क्या लिखा, टू लिखा, और एज इट इज पुट इट ऑन द टेबल। इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। आपको रूल यही अप्लाई करना है। समझ नहीं आया है कि यहाँ पे किसकी बात की गई है तो आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए, और अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियोस में। टिल देन बाय।